जो आज माइक का संचालन करेंगी, अर्चना नाकरा जी। मैं उनके बारे में आप सबको बता दूं, अर्चना नाकरा जी एक बिजनेस वूमेन है, और आप बिजनेस वूमेन होने के साथ साथ एक अच्छी माता भी हैं, और घर को भी अच्छे से संभालती हैं, और सोशल वर्कर भी बहुत अच्छी हैं। भिवाड़ी के अंदर उनके 2-3 मारुति के शोरूम हैं, और सोशल काम के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। और कल हमने भी आपसे रिक्वेस्ट करी, और हमारे बीच में मेरे सपनों के भिवाड़ी के भी जो इनिशिएटर हैं विजय कपूर जी, वो भी शामिल हैं, जो भारतवर्ष के पहले बिजनेसमैन है, ई रिक्शा में इंट्रोड्यूस करने वाले पहले आदमी हैं। आज उनसे भी आपको चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं माइक संचालन के लिए अर्चना, और वो मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। शुक्रिया, आभार, तहे दिल से आप सभी का मैं स्वागत इस्तेमाल करती हूँ। आज का आगाज रविवार का दिन है, और व्यस्तम दिन कहें, लॉकडाउन के डेज के दिन कहें, या यूं कहूं कि भारत सरकार के लिए आपने जो एक दिग्गजों ने कदम उठाया है, खेती सर्वोपरि। मैं, मेरा भारत, मेरे देश की सभ्यता संस्कृति के साथ नए रूप में, नए रूपायण में, गौ पूजा के साथ, खेती के नई विलक्षण प्रतिभाओं के साथ एक नया आगाज। तो एक बार फिर से मैं सभी को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, और प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक लेखिका और कवित्री के रूप में भी अर्चना नाकरा। मैं हूँ तो देश है, ये एक भ्रांति है। मैं हूँ तो देश है, एक भ्रांति है। देश है तो हम हैं, यही एक सत्यता है। और इस सत्यता के साथ, बहुत सारी चीजों के साथ हम एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा कनेक्शन, सोल कनेक्शन, शायद हमारी प्रतिभाओं का, हमारे ज्ञान का, हमारी ऊर्जा का एक कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म हो रहा है। मैडम नमस्कार। और बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं, मैं सबको एक एक करके देख पा रही हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम रूबरू हो रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से। एक नहीं, आज तो दो दिग्गज हमारे बीच में विद्यमान हैं, और मैडम पधारी हैं। सिरसा से सांसद हैं श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, एक्स चेयरपर्सन HFDC, और इन्होंने जो आगाज किए हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ। एक नारी, एक सभ्यता, एक शक्ति, एक दृढ़ चट्टान, एक ऐसी संस्कृति और पहचान। और इन्होंने आगाज छेड़ा था नशा मुक्त अभियान, और भारत में इसकी पूरी तरह से एक तरह से वापसी जो आ गया उसको कैसे खदेड़ा जाए। और उनका ये नारा मुझे भीतर तक कहीं ना कहीं समाहित कर गया कि किसी भी अधिकारी की अगर इसमें थोड़ी सी भी मिली भगत हुई तो उसकी खैर नहीं। अंडरलाइन कि जो खैर शब्द है, जब एक स्त्री बोलती है दिल से, तो सही मायने में वो एक चट्टान की तरह नजर आती है। और क्या मैं नारी, क्या मैं शक्ति, क्या मैं स्वाहा, क्या मैं सधा, क्या मैं दुर्गा, लेकिन इन सब के रूप में जब तिरोहित हो जाती हैं तो वो बन जाती हैं एक ऐसी नारी जिन्हें हम कहते हैं श्रीमती सुनीता दुग्गल, MP सिरसा से। तो हम तहे दिल से अपने अपने स्थान पर ही तालियां बजाकर इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत आपका हम इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि आपने 23 मई 2019 को कार्यालय अपना संभाला, चुनाव क्षेत्र सिरसा, भारतीय जनता पार्टी, और आपके जीवन संगी राजेश दुग्गल जी। आप आयकर अधिकारी रही, पूरे प्रदेश में कई जिलों में आपकी सेवाएं आप दी चुकी हैं, और आपकी सेवाओं को अब और बढ़ोतरी के रूप में पूरा देश जानता है। आपकी सेवाओं को, आपके इन कार्यों को देखकर बहुत मान से आपके आगे अपना मस्तक झुकाता है। तो इस मस्तक को, इस मान को और इस सम्मान की श्रेणी को मैं और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज का विषय लिया है खेती, कृषि, और देश का पहला आधारभूत नियमन यही है कृषि। हम जिंदा हैं क्योंकि हम खेती सीखते हैं, खेती जानते हैं, हमारी रगों में है। अगर कोई खेती नहीं भी करता, अपने घर में, अपने आंगन में तुलसी जी का पौधा भी लगाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसका एक छोटा सा बीज तिरोहित करता है।
आज उसी की प्रस्तुति लेके हमारे बीच में कान सिंह जी निर्वाण, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभी उनको कृषि सम्मान से सम्मानित किया गया है। आप राजस्थान के सीकर से आते हैं। जोर की ढाणी गोधाम कटराथल एक जगह है और वहाँ आपने जंगल में मंगल किया हुआ है। मैं छोटी सी झलक आपकी दिखाते हुए अपने सभी दर्शकों को फिर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं छोटा सा आपके सामने एक स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। सभी देख पा रहे होंगे, स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग? जी जी, नजर आ रही है। आप कान सिंह जी को आप देख पाएंगे। इसमें प्रधानमंत्री जी के राइट साइड में सेकंड नंबर पे कान सिंह जी बैठे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है और वो आज हमारे बीच में हमें सिखाने आए हैं कि हम प्राकृतिक खेती करके कैसे अपनी आय को बढ़ाएंगे। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा आमंत्रित करता हूं कान सिंह जी को। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आप सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं एक किसान होने के नाते कि आपने इसका नाम बहुत शानदार रखा और आज की मीटिंग का जो विषय रखा है वो इस देश की जड़ों को पलवित और पोषित करने का काम किया आप लोगों ने। इसलिए मैं इस बड़ी सोच के बड़े लोगों को सबको एक किसान की तरफ से एक सैल्यूट करता हूं। आपको जो है जय गौ माता जय गोपाल करता हूं। आज दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इस भारत को समझना है। मैंने पीएम साहब से भी कहा, मैं आपसे आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस भारत को समझना है तो गांव समझना पड़ेगा और गांव बना ही गाय से है। ये भारत गाय समझे बिना कभी समझ में नहीं आएगा, ये बहुत क्लियर मैटर है। और किसान की तो जड़ गाय है। गाय जिसके घर में होगी तो वो चाहे तो 1 रुपया किसान जो है अपना घर से बाहर नहीं ले जा सकता है। 1 रुपया उसका घर से बाहर नहीं जाएगा। तो मूल मैं निवेदन ये कर रहा था कि आप भारत के इतिहास को जब छानेंगे, किसी भी काल खंड में किसान कभी भिखारी नहीं था। जिस राजा के राज में किसान श्रेष्ठ होता था वही राज्य श्रेष्ठ होता था। और पूरे देश का ध्रुवीकरण जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम, ग्रामीण व्यवस्था किसान आधारित थी और किसान भी परहित की बात सोचता था। इसीलिए हमारे ऋषियों ने भारतीय संस्कृति में सबसे उत्तम जीवन पद्धति को किसानी कहा गया। किसानी का अर्थ है कि हर जीव जंतु, हर प्राणी और हर समाज को पलवित और पोषित करने वाला व्यक्ति। वो व्यक्ति को आज षड्यंत्र पूर्वक बहुत ही विधि विधान से इतना बड़ा परासित बना दिया कि वो 1-1 रुपया का मोहताज है। वो अपनी ताकत को भूल बैठा है। मैं अक्सर मेरे किसान भाइयों से और साथियों से कहता रहता हूँ, किसान में और हनुमान जी में कोई बेसिक अंतर नहीं है। हनुमान जी को जब लंका में माता सीता की खोज के लिए जाना पड़ा तो वो जो है उन्होंने कहा कि मैं इतनी लंबी यात्रा समुद्र की कैसे करूंगा। तो जामवंत जी को कहना पड़ा कि ये तो बहुत छोटी बात है, आप तो इससे भी बहुत आगे जा सकते हो। वो की वो हालत किसान की है। और ये आप अब सपनों का भारत के जितने भी हमारे जो आयोजक हैं, मेरे सपनों का भारत, तो ये यदि जामवंत जी का काम करें तो इस देश का किसान बहुत शानदार ढंग से जाग जाएगा। केवल उसको अपनी शक्ति का एहसास कराने की जरूरत है कि तू बहुत शक्तिशाली है। आप पुराने इतिहास को देखेंगे, किसान कभी भी किसी दूसरे पे डिपेंड था ही नहीं। वो पूरा का पूरा सिस्टम उसका अपना था। ये कैसे हुआ कि आज किसान सब्सिडी की लाइन में खड़ा है, आज लोन माफ कराने की लाइन में खड़ा है, आज बीज मांगने की लाइन में खड़ा है। ये किसान का तो नेचर नहीं है, ये किसान का स्वभाव नहीं है और भारतीय संस्कृति में तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये एक षड्यंत्र पूर्वक किसान को डैमेज करेंगे, किसान के घर से गाय गायब करेंगे तो ये देश स्वतः ही डैमेज हो जाएगा और पराश्रित हो जाएगा। तो ये आज यदि इस देश में इस ओर ध्यान दिया जाता है कि देश का किसान मजबूत होगा, तो मैं कह रहा हूं कि सब तरह का जो है देश अपने आप मजबूत होगा। अब आप देखिए किसान मजबूत होगा कैसे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज धरती की भाषा नहीं आती, पौधों से संवाद नहीं आते, प्रकृति को नहीं समझता, गाय के गुण नहीं जानता, वो भी किसान बना बैठा है।
ऐसे किसानी नहीं होगी। किसानी में ये धरती जो है, ये गाय और प्रकृति, जैसे पानी जल और नीर एक है, वैसे ही नेचर प्रकृति, गाय और धरती एक है। गाय है तो नेचर है तो धरती है, और धरती है तो प्राणी है। गाय का नष्ट होना पूरी सृष्टि का विनाश तय है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो गाय किसान को समझाई जाए, और गाय समझाने के लिए मैं सरकारों से बार बार एक निवेदन करता हूं, आज इस मंच के माध्यम से भी निवेदन करता हूं कि सरकार अपनी नीति ठीक करे और किसान अपनी नीयत ठीक करे, तो ये देश अब की बार सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बन जाएगा। ये प्रामाणिक बात है, क्योंकि इन सरकारों ने, नीतियों ने, 70 साल के सिस्टम ने ऐसा डैमेज किया कि किसान को पूरा का पूरा पराश्रित बना दिया। और पराश्रित नहीं बना दिया सर, सबसे बड़ा जो उन्होंने अनर्थ किया है, वो एक ऋषि को, एक महापुरुष को, एक दुनिया का सबसे शानदार जीवन जीने वाली पद्धति को दुनिया का सबसे बड़ा गोची और पापी बना दिया है। मेरे जीवन काल में मैंने देखा, मेरे बचपन में, जब मेरे पूर्वज और मेरे गांव के लोग जब खेत में हल जोतते थे, तो बीज से बिजोलियां भर करके और भगवान और धरती से एक प्रार्थना करते थे, अपने हल की पूजा करते, अपने बैल की पूजा करते, और माँ बहन बेटी आकर के सबके राखी बांधती थी। तब किसान धरती माता से और परमात्मा से एक प्रार्थना करता था कि तू मुझे कीड़ी मकोड़ी के भाग का देना, पशु पक्षी के भाग का देना, तू मुझे गाय और अतिथि के भाग का देना, मेरे अड़ोसी और पड़ोसी का भला करना, अला बला को टाल देना। अपने बच्चों का अपना कहीं जिक्र तक नहीं करता था, वो परमार्थ की बात करता था, सबकी बात करता था। उस किसान को आज ऐसा षड्यंत्र किया, एक दुकानदार के पास जाकर के दुकान पे कहता है कि सबसे महंगा दे दे, जिसको लोग देखते ही मर जाए, खाते ही मर जाए, सूंघते ही मर जाए। जैसे पूरे जीवों के धरती के सब का सब अनर्थ किसान का ही कर दिया गया, क्योंकि ये अज्ञानता है। मैं सबसे बड़ा काम ये किया, इस दुनिया के इतिहास को मैंने पढ़ा, पूरे भारत के इतिहास को पढ़ा, और भारत के इतिहास में मुझे किसी भी कालखंड में ये वेटनरी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नहीं मिले। आप ऐसे विद्वानों को कहीं मिले हो तो मुझे समझा दें, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। इस वेटनरी डिपार्टमेंट ने तो सबसे बड़ा पुण्य का काम ये किया, जिसने गौ माता को आवारा बना दिया, और आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक महान कार्य किया कि धरती को बांझ बना दिया और किसान को नेस्तनाबूद कर दिया। ये अपने जो इनको आप तत्कालीन समय में जितने भी आपके एग्रीकल्चर के जितने अनुसंधान केंद्र हैं, उनको खुद को जो जमीनें दी गई थी उसके स्टैंडर्ड को ये नहीं रख सके, तो किसान के स्टैंडर्ड को कैसे रखेंगे? आज इन्होंने एन कैन प्रकरण क्वालिटी बढ़ा दी, क्वांटिटी बढ़ा दी, तो क्वालिटी का तो सत्यानाश कर दिया। आज जो अन्न आ रहा है उससे तो नपुंसक तैयार हो रहे हैं, कोई पोषक तत्व थोड़ी तैयार हो रहे हैं। तो इन सब विषयों पे हमें विचार करना पड़ेगा, इन सब बातों को हमें सोचना पड़ेगा, और ये जो सिस्टम है इसको तैयार करना पड़ेगा। गो आधारित खेती हमें करनी पड़ेगी। गाय, एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ कि 2 भ्रांति इस देश में बड़ी भारी फैली हुई है। वो ये फैली है कि हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि पौधा पानी जड़ से ही लेता है। दूसरी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बहुत ही प्रबुद्ध हैं और देश के मैं बहुत बड़े प्रहरी हैं, उनको बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ किसान होने के नाते, उनका भी ब्रेन साफ कर दिया कि इस मिट्टी की जांच कराओ और उर्वरक ऊपर से डालो। दोनों ही ये सफेद झूठ बोली जा रही है सर। पौधा पानी कभी जड़ से नहीं लेता, पौधा जड़ से केवल नमी लेता है, और पौधा यदि सब कुछ जड़ से लेता है तो इस पौधे में डीएपी यूरिया का भंडार भर दें, पानी का तालाब भर दें, और उसको एयर टाइट करके ये जिंदा रख के दिखा दें। और फिर मैं कहता हूं कि पहाड़ों पे इतने पेड़ खड़े हैं, कौन सा साइंटिस्ट पानी और खाद देने जाता है? जंगलों में इतने विराट जंगल खड़े हैं, अनगिनत फलों से लदे पड़े हैं, उनमें कौन सा साइंटिस्ट बाल्टी और ट्रॉली भर के खाद लेके जाता है? आज तक पता नहीं चला। जब जंगल में पेड़ हो सकता है, पहाड़ पे पेड़ हो सकता है, तो किसान के खेत में क्यों नहीं हो सकता? इस पे मैंने काम किया है। और मैं जो बात कहता हूँ वो मैं केवल दोषारोपण के लिए नहीं लगाता हूँ। मैं आज के दिन भारत सरकार से एक निवेदन करता हूँ कि आप इन साइंटिस्टों को गलत दिशा में नहीं जाने दें। अब तक तो इन्होंने मजे कर लिए, अब इनको
अमेरिका इजराइल के रिसर्च को भारत के किसानों को समझाने की जरूरत नहीं है। भारत का किसान उस पद्धति को मानता है जिसका जनक भगवान कृष्ण है, और उस पद्धति को जो भारत का किसान इस दोपहर के 50 के टेम्परेचर और -5 के टेम्परेचर में जो रिसर्च करता है, जो वो अनुसंधान करता है, वो लैब में बैठ करके इसको प्रमाणित कर दें, इसका प्रमाणीकरण करें कि ये किसान जो कह रहा है वो प्रमाणित है या नहीं। वो इजराइल को मॉडल या पाकिस्तान को, अमेरिका को मॉडल नहीं बनाए। हमारे खुद के जो मॉडल है वो प्रमोट करें, तो ये देश जो है सोने का शेर बन जाएगा। तो इसमें आपको विज्ञान समझनी पड़ेगी। पौधा जो मैं आपको, मेरे पास पौधे हैं, मैंने 2 पौधे लगाए आज के 3 साल पहले, और दोनों एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए और पास में लगाए। एक पौधे में मैंने खाद पानी सब दिया, एक में कुछ भी नहीं दिया, न पानी दिया न खाद दी। लेकिन मैं जहाँ बैठता हूँ, मेरे पास रोज पूरे देश भर से 100-150 लोग आते हैं। मेरा दिन भर उनसे संवाद होता है। वो पेड़ मेरी कुर्सी के पीछे रहता है। दिन भर में 10-20 बार उससे बात करता हूँ, उसको स्पर्श करता हूँ। वो बिना कुछ खाए पिए, केवल क्लाइमेट से, मेरे संवाद से, क्योंकि वो स्पर्श विज्ञान है, वो भाव विज्ञान को समझता है, वो दूसरे पौधे से 10 डबल हो गया, और जिसको सब कुछ दे रहा हूं वो उससे आधा हो गया। तो हमारे पूर्वजों ने 1000 साल पहले कहा कि धरती, राजस्थानी भाषा में कहते हैं कि धरती धन्या से थी। धनी का अर्थ होता है जो किसान, जिसको दर्द होता है किसानी के प्रति, जो खेत का मालिक होता है, वो खेत से यदि निकल करके एक बार भी पौधों से या अपनी जमीन से बात कर लेता है, तो पौधों को पोषण मिल जाता है। अब लोग खेत में जाते ही नहीं है, किसानी के ठेकेदार बन करके सब कुछ खेत से लूटना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। ये धरती जिंदा है। मैं पिछले दिनों हैदराबाद एक देश भर के साइंटिस्टों के सेमिनार में था। मैंने उनसे पूछा कि आपने कहा कि वनस्पति सजीव है, हमने मान लिया, लेकिन आज तक किसी साइंटिस्ट ने, मेरी नजरों में, हो सकता है आप विद्वानों के बीच में कोई बात आई हो तो मुझे बताया जाए, मैंने अब तक पूरी खंगाला मुझे कहीं नहीं मिला कि आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने यह नहीं बताया कि धरती सजीव है या निर्जीव है। एक तो ने वहां सेमिनार में मौखिक कहा कि सजीव है। मैंने कहा कागज पे लिखो, क्योंकि इसके प्रमाण देने पड़ेंगे यदि कागज पे लिखेंगे तो मैं मेरे अनुसार कहता हूं कि हमारे शास्त्रों ने इसको माँ कहा, और माँ वो होती है जो जिंदा होती है, मरी हुई तो लाश होती है। माँ वो होती है जो बच्चा पैदा करती है, और जो बच्चा पैदा करती है वो संपूर्ण होती है। तो ये धरती माँ संपूर्ण है, जिंदा है। इसके साथ में उल्टा सीधा डालना, उल्टा सीधा प्रयोग करना बहुत बड़ा पाप है। तो इस विज्ञान को समझते हुए मैं आपको 2 प्रमाणीकरण देता हूं, जो मेरी बात कहता हूं कि पौधा पानी जड़ से नहीं लेता और ऊपर से डालने की जरूरत नहीं होती। दोनों के मैं प्रमाण देता हूं, आपको मेरे प्रयोग देता हूं। आप अपने खेत में से 100 किलो हरा घास ले लें और उसको कड़ी धूप में सुखाएं। 4-5 दिन के वजन के बाद में जब उसका वजन करेंगे तो उस 100 किलो का सिर्फ 22 किलो वजन आएगा। 78 किलो क्या था? पानी था। अब मैं आपको कहता हूं कि भारतीय दर्शन शास्त्र न्यूटन को गलत साबित करता है। न्यूटन कहता है कि प्रत्येक बाहरवान वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है। हमने माना, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है। पानी को ऊपर से डालेंगे नीचे आएगा, बर्फ को ऊपर से डालेंगे नीचे आएगी, लेकिन भाप बनाएंगे तो ऊपर जाएगी। भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है ऊपर नीचे का सवाल नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपने मूल घर में जाएगी। पंच तत्व से बना हुआ शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। आत्मा जहां आई है वहां चली जाएगी। ये 78% पानी जो था ना, वो क्लाइमेट में गया, क्योंकि क्लाइमेट से ही लिया गया था, जड़ से नहीं लिया। यदि पानी जड़ से लिया जाता तो पानी जमीन में जाता, क्लाइमेट में नहीं जाता। बेसिक सिद्धांत है विज्ञान का ये। कोई भी जब तक आते हैं, मैं आपको इनके बारे में बता रहा था। अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ देखा इनको सम्मानित करते हुए, और इन्होंने वहां पे रिजॉर्ट बनाया हुआ जहां टूरिस्ट जाते हैं। हमारे एक साथी अभी संजय खन्ना जी यहाँ स्क्रीन पे अवेलेबल है, उनका मेरे को परसों फोन आया जब उन्होंने पोस्टर देखा। बोले साहब मैं वहां जाके रुका हूँ, और मैं उसकी एक झलक आपको दिखाता हूँ। रिसोर्ट सही वर्ड नहीं होगा, फार्म टूरिज्म आप हो जाता है। मैं आपको ये एक बार स्क्रीन दिखाना चाह रहा हूं आपको।
वो फार्म टूरिज्म प्रमोट करते हैं, रोज 150 लोग उनके फार्म पे जाते हैं। सॉरी सर, बीच में कट गई थी बात। हाँ जी कंटिन्यू करिए प्लीज। तो इस तरह से जो है ये प्रमाणित है कि पौधा जब लाल लौ होती है वो सूर्य में विलीन हो जाती है। शेष बचे हुए का वजन करेंगे तो सिर्फ 1.5% राख बचती है। पौधा अपने जीवन काल में सिर्फ 1.5% खुराक ही जमीन से लेता है सर। और जिसके लिए तथाकथित आपके साइंटिस्ट कहते हैं कि सब कुछ जड़ में डाल दो, कितना बड़ा अनर्थ है। बिना किसी मानवीय सहायता के, बिना किसी साइंटिस्ट की सहायता के पौधा 98% अपनी खुराक वातावरण से लेता है, क्लाइमेट से लेता है। और फिर बात ऊपर नीचे की डालने की जो करते हैं, उस भ्रांति को मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। वो ये है कि पौधे को 26 पोषक, जो 1.5% खुराक लेता है, उसमें 26 पोषक तत्वों की जमीन से पौधे की खुराक को जरूरत होती है। और वो 26 पोषक तत्वों का भंडार दुनिया की हर धरती में भरा पड़ा है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो पौधों की जड़ों के अनुरूप नहीं है। जैसे आपके घर में किचन में सब सामान भरा पड़ा है, मसाले, दालें, आटा, दाल, लेकिन कोई बनाने वाली नहीं हो, बनाने वाला नहीं हो, तो आपको टिफिन लाना पड़ेगा। टिफिन वाले को ये पता नहीं होता है कि आप क्या खाएंगे, कितना खाएंगे। उसका अपना पैकेज है, डाल के दे देगा, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक। ये ट्रोलियां भर के खाद, चाहे गोबर की हो चाहे किसी की भी हो, ये DAP यूरिया, ये टोटली टिफिन व्यवस्था है। आदमी 6 महीने खाए, घुटने तोड़ डालती है, तो क्या जमीन के घुटना ये टिफिन नहीं तोड़ेगा? अब इसकी व्यवस्था क्या है? वो है सूक्ष्म जीवाणु। जो घर में गृहिणी आए तो उसको पता होता है पति क्या खाएगा और कितना खाएगा, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ज्ञान होता है। सेम वो का वो जमीन का विज्ञान है। सूक्ष्म जीवाणु जब धरती में जाएंगे तो वो गृहिणी के रूप में उस भंडार में से खुराक पका करके पौधे की जड़ को खिलाएंगे। कितना खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, इसका पूरा ज्ञान है उनको, क्योंकि ये भगवान का बड़ा जोरदार संबंध बनाया हुआ है। तो ये जो है, ये गृहिणी का काम सूक्ष्म जीवाणु करते हैं। और एक देसी ग्राम के गाय में, 1 ग्राम में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जिनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, खरबों में परिवर्तित करके जमीन में मेरी सेना के रूप में उतारता हूँ। वो मेरी जमीन को रेशम की तरह बना देते हैं और जमीन की जड़ों से वो 1.5% खुराक जो है 26 पोषक तत्वों के रूप में पका करके और जड़ों की आवश्यकता के अनुसार उनको खिलाते हैं। ये हमारी सेना रात और दिन काम करती है, बिना किसी पैसे के काम करती है, गाय की मेहरबानी से करती है। एक गाय से आप 30 एकड़ जमीन में बम्पर फसल ले सकते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से इस देश के साइंटिस्टों को चैलेंज देके कहता हूं कि वो एक जगह पूरे देश में कहीं भी 1 एकड़ जमीन ले लें और दुनिया के जितने भी रसायनों के नाम जानते हैं उनका सबका उपयोग कर लें और हमसे ज्यादा उत्पादन ले लें, तो जिंदगी में बूट पालिश करेंगे उनकी। कहीं कोई शंका नहीं हमारे प्रयोग पे, ताल ठोक के कहा है। और मैं आज कहता हूं आपको, जो किसान की आय की दुगनी पे हंसने वाले लोग हैं वो सावधान हो जाएं। कोई दुगनी की बात कहाँ करते हैं? मैंने प्रधानमंत्री जी से भी कहा, आप दुगनी की बात करते हैं सर। मैं तो 10 गुने के रास्ते जानता हूँ, 10 गुने के रास्ते जानता नहीं हूँ, उन पे चलता भी हूँ। तो किसी को शंका हो तो कभी भी आ जाए। दुनिया के 13 देशों से, भारत के हर प्रांत से आज भी भीड़ से गला इसीलिए बैठ गया। रोज 150 लोगों से संवाद होता है, लोग आते हैं, क्योंकि दुनिया में ज्ञान प्राप्ति जो है ना, पढ़ने से सुनने से भूल जाता है आदमी, लेकिन देखने से नहीं भूलता। 87% ज्ञान का स्रोत देखना होता है, देखा हुआ जिंदगी में नहीं भूला जाता। और इसका मैंने मॉडल खड़ा किया है। 1 रुपया किसी सरकार से सब्सिडी नहीं ली, 1 रुपया किसी सामाजिक संगठन से डोनेशन नहीं लिया। केवल पसीने में विश्वास करने वाले कौम का सिपाही हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ। मांगना नहीं आता, देना आता। जो भी आए, गो भक्त और किसान कहीं से भी आए, 25 पैसे से कितने दिन रुके, विद्यार्थी आते हैं, सीखते हैं। लोग दुनिया में ज्ञान बेचते हैं, 25 पैसे का चार्ज नहीं करता, 1 रुपया किसी से नहीं लेता। गाय के नाम, गाय का काम, गाय के लिए पूरा देश गाय को समझेगा। ये भारत समझ पाएगा गांव समझने से, गांव बना ही गाय से है। गाय समझे बिना ये भारत समझ में ही नहीं आएगा। मैं आपको बहुत के लिए कहता हूँ कि मेरा एक सीधा सा स्लोगन है कि ये देश न मोदी से सुधरेगा न राहुल से सुधरेगा, ये देश तो गाय से सुधरेगा। और गाय समझ में आएगी, उसको श्रेय मिल जाएगा। ये देश का सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गाय समझ में आ रही है। ये देश तो निश्चित बदलेगा। आप जैसे महारथी इसमें जो आहुति देंगे उसका श्रेय आपको मिलेगा।
और मैं इसीलिए आपको साधुवाद देता हूं कि आपने बहुत शानदार विषय चुना। अब आज किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है मार्केटिंग की। मार्केटिंग में आप देखेंगे कि किसान माल बेचे कैसे, उसके साथ में बड़ी दुर्दशा। मैंने कुछ साल पहले जब खेती करना प्रारंभ किया तो मैं ट्रॉली भर के मंडी में अनाज ले गया। मेरे दुकानदार ने मेरे से कहा कि आपके गेहूं 700 रुपए क्विंटल है। तो मैंने कहा आपकी बोरी 500, चीनी की बोरी पड़ी थी उसकी गोडाउन में। मैंने कहा 500 रुपए क्विंटल में 4 बोरी मेरी ट्रॉली में डाल दो। कि नहीं इसकी कीमत तो मैं तय करूंगा। तो मैंने कहा यार मैं 4 महीने सर्दी मरा और आप मेरी अनाज की कीमत आप तय करेंगे? कि बिल्कुल करूंगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं बेचना, मेरी ट्रॉली में डाल के ले आया। उस दिन से मैंने तय किया कि मैं वही उत्पादन बेचूंगा जिसकी कीमत मैं तय करूंगा। और मैं किसी कारण से कि मैं मेरी कीमत तय नहीं कर पाता या मेरा माल नहीं बिक पाता, तो मैं राजस्थान की श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े पालता हूँ। गौ माता की शरण में रहता हूँ। कुत्ते, बिल्ली, खरगोश सब पालता हूँ। मैं उनको खिला देता हूँ और उनको बेचते वक्त 2 लाख में बेचनी है तो मैं 100 रुपए भी कम नहीं करता हूँ, 2 लाख में ही बेचता हूँ। तो किसान की मैंने सीधा रास्ता खोला है कि मेरे पास में पूरे प्रयोग मेरा अभिन्न प्रयोग है। मेरे पास में करीब 200-250 कपल पूरे देश भर से आते हैं। रात को रुकने का किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं और सुबह अपनी गाड़ी भर के सामान की ले जाते हैं। उनका किचन 100% प्रमाणिक है। मेरे से सामान लेने वाले व्यक्तियों को मैं दावे से कहता हूं कि वो एक दिन भी किसी बीमारी से रोगग्रस्त नहीं होते हैं। 25 पैसे की दवा उनके घर में नहीं आती है। लोग हर साल आते हैं, जो साल में एक बार आते हैं, चाहे 1 घंटे के लिए आए चाहे रात भर के लिए आए। मैं सामान उन्हीं को देता हूँ, शर्तों से देता हूँ, भाग के फेंक के नहीं देता हूँ, क्योंकि जो मेरी प्रमाणिक चीज है उस पर मुझे कोई शंका नहीं है। पहला किसान हूँ जिसने पूरे खेत में प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। दालें बनाता हूँ, तेल कच्ची घानी का तैयार करता हूँ, मसाले बनाता हूँ और उनकी सबकी प्रोसेसिंग करके पूरे देश में देता हूँ। एक बार उपयोग करता है, बार करता है, कभी पीछा नहीं छोड़ता है। तो इस तरह से दूसरा पहला किसान उस देश का। आज तक हर सफारी जो है महलों वाले या 5 स्टार वाले लोग करते आए हैं। मैंने झोपड़ी से शुरू की है। मैं झोपड़ी का किसान हूँ। तो मेरे पास 32 घोड़े हैं और उनसे हम विदेश से जो लोग आते हैं उनको घोड़ों पे 5-6 दिन तक जंगलों में लिए घूमते हैं। रात को जंगल में रहना, जंगल में खाना, घोड़ों पे सवारी करना। ये सिस्टम भी पहली बार एक देश के किसान ने, एक झोपड़ी में रहने वाले किसान ने इसको चालू किया है। ये पहला प्रयोग है। तो इस तरह से श्रेष्ठ नस्ल की मैं गाय पालता हूँ। गाय पालता नहीं हूँ, गाय की शरण में रहता हूँ और उस गौ माता के दूध को कभी नहीं बेचता। मैं बेसिक सिद्धांत है, मैं शास्त्र के अनुसार जीने में विश्वास करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि एक षड्यंत्र हुआ है देश में। इन लोगों ने कहा कि धरती को धंधे की तरह कर, यही अपराध शुरू हो गया। धरती धंधा नहीं है, धरती हमारा धर्म है। और धर्म ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं ना, ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। धर्म तो वो है जो प्रकृति में विद्यमान है और प्रकृति का दूसरा नाम गाय है। गाय है तो धरती है, गाय है तो धर्म है। और धर्म और गाय और प्रकृति और धरती ये एक ही चीज है। तो गाय को समझना पहली आवश्यकता है। गाय की नहीं समझ होगी तो देश में कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं 2 प्रयोग आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। देश भर के साइंटिस्टों से कई बार मैंने निवेदन किया कि मेरी बात को झुठलाएं। जैसे मैंने कहा कि वो लेब में टेस्ट करें हमारे प्रयोग को और झूठा या सही साबित करें। गाय और बैल के खोज जहां धरती में रखे जाएंगे वहां दुनिया का कोई साइंटिस्ट रोग लगा के नहीं दिखा सकता। और दूसरा, गाय का गोबर चाहे कच्चा डालें, चाहे आप सूखा डालें, चाहे पक्का डालें, गाय के गोबर में नमक लगती नहीं। इतना बड़ा अजूबा है सर। अमेरिकन का डालो है, आप एक परात में, एक बर्तन में देसी गाय का गोबर लाओ, एक जर्सी होल्स्टीन का लाओ, एक में भैंस का लाओ, मैं देखते ही बता दूंगा कि देसी गाय का गोबर कौन सा है। कितनी अद्भुत क्षमता दी है इसकी आंखों में भगवान ने। 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु धरती के किसी भी मल में नहीं मिलेंगे। तो गाय के गोबर का उपयोग खेत में करोगे। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ कि
वेटनरी का डॉक्टर कभी मेरा गेट नहीं खुला था। मेरे गोमाताएं, घोड़ी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश कभी बीमार नहीं पड़ते। और मैं मेरे खेत में आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ 25 पैसे की दवा में जानता ही नहीं। घर में गोबर खूद का उपयोग करो, घर बीमार नहीं। खेत में उपयोग करो, खेत बीमार नहीं। और पशु बीमार नहीं। तो जब कुछ बीमार नहीं, अभी लॉकडाउन हुआ, मैं तो कह रहा हूँ 2 साल का गेट के ताला लगा, जो हम तो एक दिन बाहर नहीं जाए। लोग आने शुरू हो गए, वो अलग बात। न कोई कोरोना का पता, न कोरोना का कोई डर। हम भारत के नागरिक हैं, हमारे प्रधानमंत्री हमारे राजा हैं, हमारे मुख्यमंत्री हमारे राजा हैं। उनकी एक भी बात की अवहेलना करने की मैं कोई बात नहीं करता। आज के करेंगे, लेकिन जो भी लोग आते हैं उनको मैंने कभी मना नहीं किया, न मुझे इसका कोई भय। और मैं कहता हूँ कि जो 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने कहा था वो आज साबित हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने कहा कि तुम्हारा सबसे घनिष्ठ, सबसे परम हितैषी कोई है तो वो आपका शरीर है। और जो व्यक्ति अपने शरीर का नहीं है वो धरती में किसी का नहीं हो सकता। और शरीर के लिए उन्होंने कहा कि तू घी पी ले, तेरे पास पैसे नहीं है तो उधार करके ही पी ले। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तू उधार करके गाड़ी और बंगला खरीद ले। तो वो तो हम गाड़ी और बंगला तो उधार करके भी खरीद रहे हैं, लेकिन घी पास में पैसे तो भी नहीं पी रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आज कहता हूँ, अब वही जिएगा जो घी पिएगा। टिकट वीजा जेब में पड़ा रहेगा, कब ले जाएगा? न तो मुंह ढकने से छोड़ेगा और न कमरे में बंद छोड़ेगा। अब तो घी पीने वालों को ही छोड़ेगा ये। तो इसलिए सबसे पहली आवश्यकता ये है कि आप प्रबुद्ध लोगों से मैं एक करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जैसे फैमिली डॉक्टर का एक फार्मूला चला बड़ा आदमी होने के लिए, आज उस फैमिली फार्मर को, फैमिली डॉक्टर को मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो हटा दीजिए, वो आपकी मर्जी, हट जाएगा अपने आप ही। लेकिन आप एक मंत्र को मान लें कि अब फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली फार्मर को अपना लें। देश में जहां भी आपको कोई किसान अच्छा लगे, उस किसान के पास जाएं, उस किसान के पास एक रात साल में 365 दिन में से आपके बच्चों को जमीन से बात कराने ले जाएं, पौधों से संवाद कराने ले जाएं। और किसान के दुख दर्द को जब देख लेंगे तो मेरे से 200-250 कपल कभी मेरे से भाव नहीं पूछते हैं। माल पैक होने के बाद पूछते हैं और वो पूरा माल ले जाते हैं, क्योंकि वो मेरी तपस्या को देखते हैं। मैं वो किसान नहीं हूँ साथियों जो कभी कभार खेत में जाकर के किसान का टेक लगा के घूमता है। मैं धरती से बात करता हूँ, और जब तक धरती से और गाय से संवाद नहीं करता हूँ तो नींद नहीं आती। गाय और घोड़े के बीच में होता हूँ। गाय का प्रतीक है, घोड़ा शक्ति का प्रतीक है। भारत का श्रेष्ठ अवतार धरती 16 कला का अवतारी पुरुष भगवान कृष्ण जन्मा तो घोड़ों के बल गया, तो गाय की ओर में गया। पूरे दिन भर भागता है, बड़ी बड़ी सेना का मालिक और अनेक घोड़ों की सेना के पास हो, वो घोड़े से नीचे उतर करके और घोड़े के पूरा करता है, मालिश करता है। क्यों? इस पे मैंने बहुत दिनों तक किया और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि गाय भक्ति का प्रतीक है, घोड़ा शक्ति का प्रतीक है। मैं कई बार साइंटिस्ट से कहता हूँ कि चांद पे चले गए और आज भी घोड़े सीख, आप तो कोई दूसरी चीज का इजाद करो ना, जानवर के पीछे पड़े हो। लेकिन तरीका आज तक दुनिया के किसी साइंटिस्ट को नहीं मिला। और संपूर्ण विकास का, ब्रेन का विकास हो सकता है, किसी एक चीज का विकास हो सकता है। संपूर्ण विकास का एक ही स्रोत है और वो है शक्ति और भक्ति। शक्ति का वही घोड़ा और गाय की चित्त को धारण करोगे तो सर्वांगीण विकास स्रोत खुल जाएंगे, नहीं रोक सकता। अब देखिए आज के टाइम में सबसे बड़ा गलत काम क्या हुआ। अरे आज की शिक्षा जगत में षड्यंत्र पूर्वक 70 साल में लोगों ने और हमारे ब्रेन को फास्ट कर दिया। आज प्रत्येक बच्चे के दिमाग में बात घुसाई जाती है कि परसेंटेज बहुत इंटेलिजेंट बन करके और बड़े नंबर ला करके और बड़ा जेब कतरा बन जाए। ब्रेन को फास्ट कर दिया। ब्रेन प्रतीक है विज्ञान का और विज्ञान प्रतीक है विनाश और विकास का। आज विकास का, विनाश का जो मॉडल खड़ा है वो इस ब्रेन की देन है। हमारे ऋषियों ने ऐसा नहीं किया। हमारे ऋषियों ने ब्रेन का विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने ब्रेन के साथ साथ में हार्ट को भी डेवलप किया। हार्ट प्रतीक है प्रेम का, हार्ट प्रतीक है रिश्तों का, सामाजिक ताने बाने का, और हार्ट प्रतीक है मुक्ति का, तो मुक्ति का। और हार्ट पलवित कैसे होती है? हार्ट शुद्ध खान पान का, जो उल्टा सीधा खाते हैं, ये सब जितने भी घोटाले कर रहे हैं ये हार्ट वाले नहीं कर रहे हैं, ये सब के सब ब्रेन वाले कर रहे हैं। कानून की अवहेलना कर रहे हैं वो सब ब्रेन वाले कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा जंजाल, रिश्तों को जो तहस नहस कर रहे हैं वो भी ब्रेन वाले कर रहे हैं, क्योंकि उनका खान पान बिगड़ गया। अब आपको खान पान शुद्ध नहीं करेंगे तो ये देश बात। मैं कहता हूँ आपसे
कि आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने पिछले दिनों कहा था कि मृत्युदंड की सजा तय होगी व्यभिचारियों के लिए, फिर भी व्यभिचार नहीं कर रहे हैं। देखो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि दर्द तो टकने में है और सर्जरी आप ब्रेन की कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आप कल्पना करें कि जिस जर्सी होल्स्टीन गाय का दूध पी रहे हैं और उसका दूध पीने वालों से आप रिश्तों की बात करेंगे, उसके बछड़े को पैदा होते ही कहीं ले जाओ, कोई उस पर लगाव नहीं है। और भारतीय संस्कृति की गाय जब तक बछड़ा ठंड में मुंह नहीं मारेगा, यहाँ नहीं आएगा, तब तक ठंड में कभी नहीं आएगा। फिर व्यभिचार की बात करें तो आप अमेरिकन जर्सी होल्स्टीन के नंदी तो मेल है, उसके पास भैंसा कुछ भी खड़े कर दें, 1 घंटे में बिना पेशेंस, बिना जो है कॉमन सेंस के वो 1 घंटे में लगातार 10 बार क्रॉस करता है। भैंसा, ब्याने वाली गाय, बिना ब्याई गाय, कुछ भी खड़ा हो। लेकिन वही प्रक्रिया देसी नंदी के पास जाएंगे तो पहली सर्द देसी गाय होती है। देसी गाय में भी वो यदि हीट में हो तो पूरे दिन में 2 या 3 बार क्रॉस करता है। उसको पेशेंस है, कॉमन सेंस है। वो अमेरिकन गाय का दूध पिला करके देश को और कानून के बैठे आप व्यभिचार करना चाहते हैं, कभी नहीं रुके। ये आप नहीं सुधारोगे तो किसी कानून से ये व्यभिचार नहीं रुकने वाला है। तो कानून के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से एक शिकायत मेरी अब की बात थी, अमेरिका ने 7 शब्दों में कहा कि एक भी कोरोना का रोगी बिना विटामिन डी की कमी के बिना नहीं मरा, सब विटामिन डी से मरे। तो विटामिन डी तो भारत में भरपूर सूर्य से मिलता है, उसके बाद में सबसे ज्यादा दूध से मिलता है। तो ये कह देते कि भारत को दूध पीना चाहिए तो कोरोना तो थोड़ी सी, ये सीधा सा अर्थ है। एक भी रोगी विटामिन डी जिसमें था वो नहीं मरा, जो मरे हैं उनमें सब में विटामिन डी की कमी पाई गई है। और विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत भारत में सूर्य और गाय का दूध है। तो ये कहना चाहिए उनको कि भारत के लोगों को गाय का दूध पीना चाहिए। तो ये बात में आज आप तो समझ लें कि किसान जिंदा रहने का सरकार से जिंदा नहीं रहेगा, सब्सिडियों से किसान जिंदा नहीं रहेगा, और ये देश भी खड़ा जो है किसी भी तरह के विकास से नहीं होगा। ये बाहर से कंपनी आ रही है, इससे देश विकास नहीं करेगा, डैमेज हो जाएगा। देश के विकास का स्रोत है किसान, किसान की मजबूती का स्रोत है गाय। और इसके लिए 3 काम करने चाहिए भारत सरकार की। आप नीति की बात करें, आप सिद्धांत रूप से देश को समझाना चाहें तो नीतिगत बात 3 मेरा सुझाव है। मैंने पहले भी प्रधानमंत्री जी की मीटिंगों के लिए भी प्रस्ताव दिया और भारत सरकार को बार-बार भी कहा है। एक तो सबसे बड़ा एक षड्यंत्र देश में बहुत विधि विधान से किया, इन लोगों ने ब्रेन लगा दी। वामपंथ जो है ना, ये देश की विनाश का सबसे बड़ा कारण है। इन्होंने एक षड्यंत्र में ये किया कि गाय, अब आप मुझे बताओ, हर चीज आप जो भी चीज खरीदते हैं उसकी कीमत उसकी गुणवत्ता से होती है। हर चीज की कीमत उसकी गुणवत्ता से होती है, तो दूध की फैट से क्यों होती है, आज तक मेरे समझ में नहीं आया। दूध की कीमत ये गुणवत्ता से क्यों नहीं लागू करते? किसके क्या गुण है ये देश को समझा दें। लेकिन नहीं, इनको पता है कि ये होते ही गाय जिंदा हो जाएगी, और गाय जिंदा हो जाएगी तो ये भारत तो सोने का शहर बन जाएगा, किसान समृद्ध हो जाएगा, और किसान समृद्ध हो जाएगा, भारत मजबूत हो जाएगा। तो ये जो चमनी छाप जो घूम रहे हैं देश में, उनका विनाश हो जाएगा। इसलिए आज ही सरकार को, भारतीय संस्कृति की बात करने वाले लोगों को, ये नीतियां ठीक करनी पड़ेगी। चारागाह भूमि की मालिक वापिस गाय को बनाना पड़ेगा, और एक किसान के नाम से जो देश में लूट हो रही है इसको बंद करना पड़ेगा। आज डीएपी यूरिया में, मैं ये कह रहा हूं कि आज के दिन डीएपी यूरिया पे सबसे ज्यादा जो सब्सिडियों के नाम से किसान की लूट हो रही है उसको सरकार बंद करे। 1000 कट्टे मिल में बनते हैं, 10,000 का बिल कटता है, 9,000 की सब्सिडी कौन खा रहा है? ये देश किसान। ये जो लकड़ियां देख रहे हैं ये सब कान सिंह जी के खेत का है, बहुत ही सुंदर है। और इसमें जो मैं आप सुन पा रहा था, थोड़ा सा आप बताएंगे इसमें टेम्परेचर वगैरह कैसे रहता है? इसमें सर आप बिना मतलब पंखे के 48 के टेम्परेचर में रह सकते हैं आराम से। बहुत अच्छा है। और इसकी जो मैंने लकड़ियां तो काम में ली है ना, वो लकड़ियां भी सब मेडिसिन प्लांट की हैं। जी जी जी। और पूरा घर गाय के गोबर से लीप के तैयार किया गया है। बहुत अच्छा है। जर्मन और जापान 2 देशों के साइंटिस्टों का लेटेस्ट रिसर्च है कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी इसकी सुगंध से नहीं होते। ये रूम देखिए, इसकी जो दीवारें हैं गाय के गोबर से लिपी हुई हैं। ये जो संजय जी हैं, अपने संजय खन्ना जी देख पा रहे होंगे। संजय खन्ना जी
हमारे भिवाड़ी से ही हैं, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और वहां जाके रुके हैं जी। आपके पास। मेरे पास फोन आया था संजय जी का। हाँ बिल्कुल रुके हैं सर, वो तो मेरे परिवार के मेंबर हैं जी। कांति जी क्या हाल चाल है? बस मेहरबानी होगी आपकी। बड़े बड़े दिनों के बाद आपको देखा, आपकी आवाज सुनी और ये जो कह रहे हैं वो वाकई वहां जाइए, वहां दिखता है। ये सब फॉर्म की फोटो देख पा रहे हैं आप सब लोग। मैं क्विक व्यू दिखा रहा हूं आपको। तो मैं बीच में एक सवाल लेना चाह रहा हूं अपने सभी दर्शकों की तरफ से। कान सिंह जी, आपने आज वैसे बहुत हमारा हौसला अफजाई किया और आपने सबसे बड़ी जो समस्या है जो बताई कि पौधा जो है पानी इतना लेता ही नहीं है, और हमारे लिए तो सबसे बड़ी समस्या जो अभी हम जनरली मेरे सपनों के भारत में अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया हम अपने क्षेत्रों में बात करते हैं तो पानी की समस्या सबसे बड़ी सामने आती है और किसान का मनोबल टूटता है जब उसको बोलते हैं कि भाई ये किस पानी बचाना है, तो वो कहते हैं कि बिना पानी के मैं जीरी कैसे उगाऊंगा, बिना पानी के मैं कैसे करूंगा। तो आपने ये एक बहुत ही बड़ी समस्या का हल आपने कर दिया। और मैं छोटा सा आपको बताऊंगा कि आपने अभी सवाल रखा है कि किसान के सामने वाकई एक चैलेंज आता है कि माल कैसे बेचे। तो हम डिफरेंट पार्ट पे बात कर रहे हैं। नेशनल सेंटर ऑर्गेनिक फार्मिंग के डायरेक्टर थे पिछली टॉक में डॉक्टर विपिन बंसल। उन्होंने सरकार की बहुत सारी जो नीतियां हैं जो अभी इम्प्लीमेंट होनी है, वैसे तो माननीय सांसद जी भी बात बताएंगी, सरकार बहुत गंभीर है। लेके आपके कोल्ड स्टोरेज से लेके आपके जो प्रोसेसिंग प्लांट से, मेडिसिनल प्लांट से, अभी मेरी 3 दिन पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में चर्चा हो रही थी यूपी में, और उन्होंने भी बहुत बड़े कैंपेनिंग में एक मीटिंग वेबिनार रखी हुई थी और वहां मैंने मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, जो अभी आपने कान सिंह जी पॉइंट उठाया कि जो फर्टिलाइजर है सब्सिडी वो 88,000 करोड़ है, तो मैंने वो दर्ज करी है आप सब किसान भाइयों की तरफ से। और जो अभी लेटेस्ट जानकारी है वो सरकार की तरफ से जो भी होगी वो हमारा फर्ज है कि हम आपको अवेलेबल कराएंगे। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की जो हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय सांसद सिरसा से बहन जी सुनीता दुग्गल जी को आमंत्रित करता हूं। आप प्लीज अपने वक्तव्य रखें। बहन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। अभी आप सब लोगों के साथ ही मैं भी हमारे किसान भाई और बहुत ही आदरणीय कान सिंह जी के वक्तव्य को सुन रही थी और कितने एंथुजियास्टिक थे वो अपनी बात को कहते हुए। और मुझे लग रहा है कि अभी उनके लिए समय जो है, इतना समय बहुत कम था, वो बहुत मन के उद्गार जो है और हम सब लोगों के सामने प्रकट करना चाहते थे। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इनका नाम कान सिंह नहीं, इनका नाम ज्ञान सिंह होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से प्रकृति को और खेती को वो अध्यात्म से भी जोड़ा है और उसको किस तरह से इन्होंने जो है कनेक्ट किया है, पूरी सृष्टि को इन्होंने साथ में लिया है। और मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत आविर्भूत हूँ इनकी बात को सुनकर। और इस चीज को उन्होंने सिर्फ बताया ही नहीं है, उसको प्रूव भी किया। और कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, उन्होंने बिल्कुल दिखाया है कि किस तरह से उन्होंने फार्म हाउस बनाकर वहां पर एक एक चीज को उन्होंने लागू किया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ इनकी एक एक बात से, क्योंकि मैं खुद भी इन चीजों में बिलीव करती हूँ बहुत ज्यादा कि जो इंसान जो है वो जो हमारी सृष्टि है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसका जो एक कंडेंस स्वरूप जो है वो ह्यूमन बीइंग है, वो इंसान है। या दूसरे शब्दों में यह कहें कि इंसान का जो विस्तार है, जो इंसान का विस्तृत रूप है, वो सारी सृष्टि है। इसीलिए अगर आप देखें कि हमारी धरती पर, हमारे ब्रह्मांड में जिस परसेंटेज में जो है वो जो भी तत्व, जो भी चीज मिलता है, उतना ही परसेंटेज जो है वो आपको इंसान के अंदर मिलेगा। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, कितना परसेंट वाटर जो है वो धरती पर है, उतना परसेंट वाटर जो है वो इंसान में है। कितने परसेंट ऑक्सीजन जो है वो धरती पर है, उतना परसेंट ही ऑक्सीजन आपको जो है वो इंसान में मिलेगा।
तो हर तरह के जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी आप ये कहें कि गैसेस हैं, सब कुछ जो है धरती पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो कंडेंस रूप में, छोटे स्वरूप में इंसान के अंदर ना हो। और इसीलिए जो है वो प्रकृति और इंसान जो है वो आपस में बड़ी जबरदस्त तरीके से जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल इन्होंने जो कुछ भी कहा उससे सही में इत्तेफाक रखती हूँ। और बहुत बहुत मैं विपिन जी का, दर्शना जी का, इनका शुक्रगुजार होती हूँ मैं कि इन लोगों ने मुझे ऐसे अच्छे इंसान से जो है मेरी मुलाकात करवाई और मेरी बात करवाई। क्योंकि हमारा जो इसका आज की जो ये हमारी मीटिंग है, इसका हमारा मकसद है मेरे सपनों का भारत, कि हम अपने भारत को किस तरह से उस उत्कृष्ट स्थान पर लेकर जाएं, उस जो है वो विश्व गुरु के स्थान पर लेकर जाएं। तो तभी संभव हो सकता है कि जब हम जो है वो प्रकृति को बिल्कुल नजदीक से देखें, समझें, जानें और उसको हम बिल्कुल उसको खूब प्यार करें। लेकिन हम देख रहे थे कि पिछले दिनों में जिस तरह से प्रकृति का जो हाल हुआ, जिस तरह से प्रकृति का जो दोहन हुआ, उसकी वजह से ही जो है आज हमें जिस वैश्विक महामारी से, जिस पैंडेमिक से होकर गुजरना पड़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि सबको प्रकृति ने, पूरी सृष्टि को, पूरी दुनिया को जो है वो अंदर कैद करके रख दिया है कि आप अपने आप को जो है वो समझते हैं कि आपके इंसान जो है वो बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ उसके हाथ में है, लेकिन फिर भी 100% ये नाम मान के चले इंसान के 100% जो है वो उसके हाथ में सब कुछ है। और इस चीज को परमात्मा ने जो वो प्रूव करके दिखा दी कि किस तरह से एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक जो है, जो हमें इन आंखों से दिख भी नहीं सकता है, और उसने सारी दुनिया को जो है वो लॉकडाउन में बंद करके रख दिया है। इस लॉकडाउन में हमें बहुत सी चीजें देखने को और समझने को मिली है, प्रकृति को नजदीक से देखने को और समझने को हमें इसमें हमें मिला है कि कोई भी चीज जो है वो अति की अगर होती है तो वो अच्छी नहीं होती है। अति का जो है भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो जो भी चीज अति में है, आपके पास एक इंसान की क्या रिक्वायरमेंट है? सच में वो कह रहे थे जैसे कान सिंह जी कि वो इस लॉकडाउन में अपने घर में हैं और बड़े खुश हैं, क्योंकि प्रकृति से जो जो चीजें चाहिए खाने पीने की वो सब कुछ उनके फार्म हाउस पे है। तो आपको किस लिए बाहर निकलना है, किस लिए आपको बाहर जाना है? तो मुझे लगता है कि और एक और मैं खास बात आज सोच रही थी कि वही इंसान परेशान भी वही है कि जिसको बाहर जो है वो कुछ ना कुछ उसको बाहर निकलने के लिए, अपने घर में उसको शांति नहीं है, अपने घर में उसको सुकून नहीं है, तो वही ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलने की कोशिश करता है। और वही इस लॉकडाउन में परेशान भी ज्यादा, क्योंकि उसको वो हैबिट नहीं है घर में रहने की, परिवार के सदस्यों के साथ रहने की, प्रकृति के साथ रहने की, तो इसलिए कष्ट भी उसी को ही ज्यादा हो रहा है। तो बहुत अच्छा आप लोगों का ये जो है मेरे सपनों का भारत जो है बहुत अच्छा आप लोगों की सोच है, जिसके तहत जो है वो आप लोगों ने 3 चीजों को खासकर इसमें लिया है कि प्राकृतिक और जैविक खेती, और दूसरा पानी बचाना, और तीसरा जो है गीले कचरे को खाद में कन्वर्ट करना। तो मैं देख रही थी कि जैविक खेती के बारे में तो भी बहुत अच्छा कान सिंह जी ने बताया, और पानी बचाना जो है उसके बारे में भी एक तरह से इन्होंने कुछ उसको भी कवर किया। और पानी बचाना तो आप देखिए कि हमारी सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो अब की बार जो इसलिए उन्होंने देखा, आप लोगों ने देखा कि खास एक मंत्रालय भी अलग से बनाया है, जल शक्ति संसाधन जो मंत्रालय है हमारे, जिसमें राजस्थान की जो हमारे ब्रजेंद्र सिंह जी शेखावत जो है वो उसके मंत्री हैं। तो ये बहुत बड़ा हम सब लोगों के लिए एक मिशन है कि हमें किस तरह से जल को बचाना है। अभी पिछले दिनों ही जो है मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे, और मेरा पानी मेरी विरासत, इस बात को लेकर उन्होंने सभी किसानों से बातचीत की। और सच में ही ये बहुत सख्त जरूरत है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको हम कन्विंस्ड तरीके से समझा सकें। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पाते। जैसे कान सिंह जी ने अपनी हर एक बात से कन्विंस किया हम सबको कि आप जो कुछ भी अगर मैं जो कह रहा हूँ वो आप मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ, आप आके मेरे फार्म हाउस पे वो सब देखिए। तो ये अगर जब तक आप कन्विंस नहीं कर पाते हैं ना, तो तब तक बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने हरियाणा में हमारे जो किसान भाई हैं उनको कन्विंस करने की कोशिश की, और 1 लाख हेक्टेयर का टारगेट उन्होंने रखा कि 1 लाख हेक्टेयर में हम कोशिश करेंगे हमारे किसान भाइयों को कन्विंस करने की कि वहां पर वो धान जो है उसकी बजाय कुछ और उगाएं, क्योंकि जो धान की जो खेती है उसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है। और आप ये देखिए
कि अभी तक जो है वो 60,000 हेक्टेयर जो 60,000 हेक्टेयर के जो किसान हैं वो अपने आप एग्री कर गए कि ठीक है सर, आप जैसे कह रहे हैं कि हम, क्योंकि पहले थोड़ा सा सरकार ने इसमें सख्ती की थी, लेकिन फिर बहुत से किसानों के साथ बातचीत करके उन्होंने कहा कि हमें 1 साल का समय दीजिए, हम अगले साल तक इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकालेंगे। तो उन्होंने ऑप्शन रखा, ये हमारी हरियाणा सरकार ने ऑप्शनल रखा कि अगर आप कोई और करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब देखिए कि अपने आप ही जो है वो 60,000 हेक्टेयर के करीब के किसान जो है वो दे कम फॉरवर्ड, उन्होंने कहा कि हम ठीक है जी, हम कोई ना कोई और खेती करें। तो मुझे लगता है कि अगर आप तरीके से अगर हम अपने किसान भाइयों को कन्विंस कर सकते हैं तो बातों को मानते हैं। क्योंकि अभी बहुत दिनों पहले अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम जो है वो पानी पर ही लिया था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात एक वहां पर बताई जो मुझे काफी याद रहती है और मैं कई जगह पर उसको कोट भी करती हूँ। उन्होंने कहा कि एक बहुत ही बच्चा है और बच्चा बहुत कमजोर है, तो उसके माता पिता उसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जो है उसको कम से कम भी 2 बाल्टी दूध में जो है उसको नहलाते हैं। और अब आप ये बताइए कि ये बच्चा जो है वो कितने दिन में तंदुरुस्त हो जाएगा। अगर एक माँ बाप ऐसे है कि उनका बच्चा जो है वो कमजोर है तो वो सिर्फ 50-50 ग्राम जो नट्स जो है उसको काजू बादाम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खिलाते हैं। तो कहते हैं कि वो ज्यादा ठीक है या कि वो ज्यादा ठीक है, या 100 ग्राम ये कि वही दूध जिससे वो नहला रहे हैं उसके बजाय 100 ग्राम उसको दूध पीने के लिए दे रहे हैं, तो वो बच्चा जल्दी तंदुरुस्त हो गया, जिसको नहला रहे हैं वो तंदुरुस्त हो जाएगा। तो एक ये ना हमारे किसान भाइयों में एक बहुत बड़ा एक उनका माइंड सेट था कि हम जितना ज्यादा हम अपने खेतों को पानी से बिल्कुल लबालब भर के रखेंगे उतना ही जो है हमारे खेत में जो है वो उसकी फसल जो अच्छी होगी। तो इन्होंने तो बिल्कुल ही एकदम से युग-टर्न कर दिया। कान सिंह जी ने तो कहा कि पानी तरीके से किया, वो तो प्रकृति से ले लेंगे जितना पानी उनके परसेंटेज का उनको चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि ठीक है, हम किसान को इतनी जल्दी ऐसे तो नहीं बता सकते कि आप पानी बिल्कुल ना दीजिए और पानी आपको जो है वो एनवायरनमेंट से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम कन्विंस कर सकते हैं जितनी आपकी फसल को जरूरत है आप उतना ही पानी दीजिए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक हम सब लोगों को का मिलकर एक हमारा सामंजस्य के साथ अगर हम अपने किसान भाइयों को इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे, और खासकर मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने सिरसा लोकसभा को इस बात के लिए चुना है। और सिरसा लोकसभा है, खासकर वहाँ पर जो है वो जो फार्मर्स जो है वहाँ पर बहुत है, कृषि डोमिनेटिंग एरिया, वहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो बिजली भी होती है। और अभी पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज अनाउंस किया है उसमें लाखों करोड़ रुपया जो है वो कृषि के लिए दिया, चाहे उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, पीसी कल्चर की बात करें, सेरिकल्चर की बात करें, कि जो भी खेती से रिलेटेड जो भी इन सब से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके लिए उन्होंने डायरी की बात करें तो उसमें जो है बहुत ज्यादा पैसा हमारी सरकार ने दिया है। और मैं तो बार बार हमारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको इस बात के लिए उनका आह्वान भी करती हूँ कि वो कोशिश करें कि अब अपना जो बिजनेस है इस तरफ को भी सेटअप करने की, चाहे उसमें फूड प्रोसेसिंग की बात करें हम कि हमारे जो वहां पर तो सरकार उसमें बहुत सी सब्सिडी वगैरह बहुत सी ऐसी चीजों की फैसिलिटीज जो है वो देने वाली है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी आज की ये जो वेबिनार रहा जिसका हमारा मकसद ये था कि हम लोग ये समझ सकें कि प्रकृति जो है वो कितना हम लोगों को सहयोग करना चाहती है, तो हम प्रकृति कितना उसको सहयोग करते हैं ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो 100 kg का जो चारा है और उसको जब उन्होंने सिखाया तो सिर्फ 22 kg का रह गया, उसी तरह से ही देखिए इंसान भी जो है कुछ नहीं है उसके पल्ले में। 70 kg का जो इंसान है अगर उसको इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में उसको बर्न किया जाए तो 1 किलो 600 ग्राम उसकी राख बनती है। ये हमारी औकात। 70 किलो का जो इंसान है उसको इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में बिना लकड़ी वकड़ी के अगर उसको जलाया जाए तो उसमें 1 किलो 600 ग्राम 70 किलो में। अब हम सब अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 100 किलो का उसकी कितनी औकात है या 80 किलो वाले की कितनी औकात है, अपना अपनी कैलकुलेशन हम सब लोग कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक गाय की बात उन्होंने कही, मैं 100% एग्री करती हूँ कि अगर जो है अगर हम कितने बार हमने देखा है कि जहाँ पर एक छोटा बच्चा पैदा होता है अगर उसकी माँ जो है वो अकस्मात जो है वो चली जाती है तो गाय के दूध पर वो बच्चा बहुत अच्छा जो है वो चल जाता है। माँ के बाद अगर कोई माँ हमारी है तो हमारी गाय माता है, क्योंकि उसमें सभी तरह के मिनरल्स सब कुछ जो है उस दूध में होते हैं और वो गाय जो है एक छोटे बच्चे को पाल सकती है, इसलिए हमने उनको माँ का दर्जा दिया है। तो बहुत जरूरी है। और इसलिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो राष्ट्रीय गोधन महासंघ एक है ऐसा
यहाँ पर एक प्रकल्प हमारे मिले, तो यहाँ के जो उनके जो अध्यक्ष हैं उन सब के साथ मिलकर मैंने जो है हमारी आदरणीय जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनको भी, और हमारे जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं उनको भी, प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा है कि जो गाँव प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कम से कम जीएसटी वगैरह है उसका ख्याल करें, और जिस तरह की भी सहायता जो है वो हमारी गाय का समर्थन करने के लिए हो सकता है तो वो करने की कोशिश करें। तो मैंने एक लेटर जो है उन लोगों के नाम लिखा है सबके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव जो है रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। और आज का जो ये कार्यक्रम आप सब लोगों ने किया और मुझे इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रखा, तो मैं बहुत ही आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए, और पूरी उम्मीद करती हूँ कि जिन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आप लोगों ने चुना है, बागपत को, अलवर को और सिरसा को, तो वहां पर आप लोग जो है वो बिल्कुल सही तरीके से अभी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं वो सीख सके। और मेरे एरिया के तो किसान इतने अच्छे भोले, सच में जैसे बोलते हैं ना कि किसान बड़ा भोला होता है, सच में इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि आपको लगेगा कि शायद वो अभी मतलब बहुत दूसरी दुनिया के ही हैं। और मुझे बहुत ज्यादा उनके ऊपर कह सकती, मुझे बहुत स्नेह है उनके, और उनको भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे एरिया का जो किसान है वो हर तरह से खुशहाल रहे और प्रकृति को भी जो है अपने साथ लेकर चले, और एक रोल मॉडल की तरह जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाए। और वो तभी संभव हो पाएगा जब आप सब लोगों का सहयोग रहेगा। और कान सिंह जी को तो मैं खासकर चाहूंगी कि मैं वहां पर लेकर जाऊं और वहां के किसानों से मिलवाऊं, तो जिस तरह का फार्म हाउस यहाँ पर बनाए उस तरह के फार्म हाउस वहां पर वो लोग भी बनाए। और बहुत बहुत जमीन वहां पर हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनके पास है, और किन्नू की खेती बहुत अच्छी हो रही है। अगर हम कन्वर्ट करते हैं, एक ही आप सिर्फ या तो आप गेहूं लगाएं या आप सिर्फ धान लगाएं, इसी खेती को अगर बार बार लगाते रहते हैं तो सच में उसमें जो है सारे उसके पोषक तत्व धरती के खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद जो सतत जमीन है वो तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। पिछले दिनों जिस तरह से सभी पूरा दिल्ली जो है वो पोल्यूटेड हो गया था, और बहुत सारे एरियाज हमारे आपने देखा होगा कि कैसे पोल्यूशन से भर गए थे। तो हम क्यों ना हम ये सब देखें कि हमारी धरती को हम इस तरह से बर्न करके हम उसके सारे पोषक तत्वों को, सारे जो छोटे छोटे जीव हैं, कीटाणु हैं, सब जरूरी है हमारे लिए, तो क्यों हम उनको खत्म कर देते हैं? क्यों नहीं हम उसका कोई ना कोई और अल्टरनेट निकालते, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स करते, कि हम उसके बाद कोई और क्रॉप लगाएं। तो मेरी आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि हम सब मिलकर जो है ना कुछ ऐसा करें कि जो है हमें लगे कि सचमुच परमात्मा ने हमें यहाँ पर इंसान बनाकर जो भेजा तो कोई गलती नहीं करी है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो खुश हो कि मेरी प्रकृति को ये इंसान बढ़ा ही रहे हैं, इसको खराब नहीं कर रहे हैं, इसको गिरा नहीं रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अर्चना जी। जी मैडम साहिबा ने इतना अच्छा बोला, और खेती गृहस्थी कृषि के ऊपर भी उनका इतना ज्ञान कि हम अभिभूत हैं। और शुक्रिया आभार। और कान सिंह जी ने जो बोला बहुत सही बोला कि 1 साल का अनाज अपने घर में किसान रखे, नीति और नियम से जिए, और देसी गाय की महत्व पर उन्होंने बहुत प्रकाश डाला। और उन्होंने अपने घर में कक्ष बनाए, वो सबने देखे, बहुत खूबसूरत है, और उन कक्षों के नाम भी उन्होंने महापुरुषों के नाम पे रखे हैं। जी हाँ, और अपने रसोई घर को वो सीता घर कहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति मिल चुके हैं, हम सब उनके इस कार्य से और पूरे देश में उनके इस सहयोग से बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो खेत में काम नहीं करते वो घर बैठे एसी में बैठकर सिर्फ उन चीजों को देख पाते हैं, लेकिन आज जब हम रियलाइज करते हैं तब हम दिल से समझ पाते हैं कि वास्तविकता क्या है और क्या होनी चाहिए। तो अभी कुछ लोगों के प्रश्न होंगे कान सिंह जी से, तो मैं चाहती हूँ समय की थोड़ी सी पाबंदी है, तो आपको जो प्रश्न आपने तैयार कर रखे हैं, जो भी जिज्ञासा है आप कृपया पूछ लें। थैंक यू। हाँ बोलिए सरीन साहब, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। वॉल्यूम सर हमारे यहाँ पे तो 1 मिनट। हाँ आ रही आवाज आ रही है आपकी, प्लीज। सर मैं इस मंच का उपयोग करना चाहूँगा, मैं गन्ने के विषय में ही बात करूँगा, खेती के विषय में। और मैम को यहाँ देख के मैं एक प्रपोजल है मेरे पास, तो उनको बताना चाह रहा हूँ। हम लोग गन्ने पे फोकस करना चाह रहे हैं जी, हमारा स्टार्टअप है गन्ने पे वैल्यू एडिशन करने का। और मैं लंबी बातें नहीं करूँगा, सिर्फ काम की बात यह है कि क्या गन्ने की गनेरी को मिड डे मील में बच्चों को सर्व किया जा सकता है मीठे की तरह? एक तो सवाल ये है जी।
दूसरा, हम गन्ने का एक नेशनल ब्रांड बनाने के ऊपर होमवर्क कर रहे हैं, गन्ने के प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसमें गन्ने के जूस के बॉटलिंग प्लांट, गुड़, इसका कोई नेशनल ब्रांड हो, नेशनल एफपीओ बने। तो बहुत अच्छा 40-50 किसान हमें मिल गए हैं इसमें अभी तक अपनी पर्सनल एफर्ट से। एक एफपीओ मिल गई बनी बनाई, एक कंपनी मिली है जो गन्ने के वेस्ट से फर्टिलाइजर और बायोगैस बनाती है, उसका रोहतक में प्लांट लग रहा है, कोल्हापुर में लगा हुआ है। ये सारे में कोई भी किसान, कोई भी लोग जो गन्ने के यूनिट लगाना चाहते हैं, गन्ने के ऊपर काम करना चाहते हैं, वो मतलब मेरा नंबर मैं देना चाहूंगा, ताकि इसको हम कुछ लोग मिलकर आगे बढ़ाएं और एक कोई नेशनल लेवल का ब्रांड क्रिएट करें जिसमें सिर्फ गन्ने के प्रोडक्ट्स पे काम करे। गुड़, लिक्विड गुड़, गन्ने की पैकिंग करके गन्नेरियों को हर मॉल में दिया जाए, घर में गन्नेरियां यूज हो। मैंने बहुत सारी रेसिपीज रिलीज की हैं। ग्रीन टी में गन्ने की गन्नेरी को साथ में उबाल दो छील के, तो आप ग्रीन टी का मतलब ही बदल जाएगा आपके लिए। तो ये लंबी बातें अभी नहीं करूंगा, मेरा मुद्दा सिर्फ ये था कि गन्नेरियां क्या बच्चों के स्कूल के कैंटीन में मिड डे मील का भाग बन सकती हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो खेत से गन्ना उड़ के चला जाएगा। किसान को ऑर्गेनिक ही पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ने खाना है, तो अपने आप ही सारी चीजें लाइन पे लग जाएंगी। बहुत अच्छा सरीन साहब, धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, सरीन साहब मेरे सपनों के भारत के प्लेटफॉर्म के एक अहम हिस्सा है। तो जिसको भी कोई जानकारी गन्ने से रिलेटेड है तो वो वहां अपनी इंक्वायरी छोड़ सकता है। और आज एक अच्छी चीज हुई है कि मेरे सपनों का सिरसा भी एक ग्रुप बन चुका है किसान भाइयों का, और उसमें काफी किसान भाई जुड़ चुके हैं। तो उनका ट्रेनिंग सेशन भी उससे स्टार्ट होगा। ये साधुवाद भी हम बहन जी सुनीता दुग्गल जी को उसका श्रेय देते हैं। वो किसानों से कितना प्यार करती हैं, उनके लिए हर जगह दरवाजे बिल्कुल ऐसा मतलब वो रखती हैं, हमेशा तत्पर रहती हैं। और जब मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा कि आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसान ज्यादा है, तो आप पहला प्रोजेक्ट कुछ किसानों के लिए करना चाहेंगी। तो अर्चना जी, अब मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ। बिल्कुल जी, आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा। बीच में 2 बार मैं असुविधा के लिए क्षमा चाहूंगी कि लाइव चली गई थी, तो कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। बहुत अच्छा लगा, यूं लगा कि रूबरू हो रहे हैं हम एक दूसरे से। और देश की स्वतंत्र जनता और स्वतंत्रता को मैं एक लंबा सा प्रणाम करते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए रिक्वेस्ट करूंगी दर्शना जी से। और विजय जी के बारे में बताना चाहूंगी, विजय कपूर जी, जैसा कि नाम ही इनका विजय है, यानी भारत के हर क्षेत्र में विजय भाव की विजय पताका फहराने का विजय कपूर जी मेरे सपनों के भारत के कर्ता, रचयिता, संयोजक करता। तो वोट ऑफ थैंक्स से पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। सजग भारती, सजग भारती, देश की पावन भया फिर तुम्हें पुकारती, देश की पावन धरा फिर तुम्हें पुकारती। तो देश की पावन धरा, मेरे सपनों के भारत की पावन धरा, हरी भरी हरियाली और कृषि के इस आगाज और इस समापन, यानी आगाज किया है तो समापन कर रहे हैं। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ दर्शना जी और विजय कपूर जी। धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत। अर्चना बहन जी के बारे में मैं बता चुका